एम्पिडोक्लीस वाकई में एक बहुत बड़े फ़िलासफ़र इसलिए है क्योंकि उसका जो फ़लसफ़ा था या उसकी जो सोच थी वो तकरीबन 2000 साल तक फ़लसफ़े की दुनिया में और साइंस की दुनिया में उसके जो ख़यालात थे उसको हकीकत या फैक्ट्स समझा गया और उसी को फॉलो करता गया। बाकी जो फ़िलासफ़र्स थे उन्होंने एम्पिडोक्लीस बेसिकली एक्रागास जो कि सिसिली यानी इटली का एक शहर था वहाँ पे पैदा हुआ था और वो एक वेल्थी फैमिली में उसकी परवरिश हुई थी। उसके वालिद ख़ुद एक रिच पर्सन थे। एम्पिडोक्लीस ख़ुद एक बहुत बड़े पोइट, ओरेटर और फ़िलासफ़र थे और उसकी जो आइडियाज़ है उसका जो फ़लसफ़ा है वो हम तक उसकी पोइट्री के थ्रू पहुंचा है। उसके दो फेमस पोएम्स है, एक का टाइटल है ऑन नेचर और दूसरे का टाइटल है प्योरिफिकेशन। तो ये दो पोएम्स है जिसके थ्रू उसका फ़लसफ़ा या उसकी सोच हम तक पहुंची है और वो भी अवेलेबल है आजकल। पोएम्स एम्पिडोक्लीस पाइथागोरस की तरह एक ऐसे फ़िलासफ़र थे जिसमें साइंस और मज़हब ये इक्वल प्रोपोर्शन में अवेलेबल थे, यानी दोनों पे यकीन रखते थे। या साइंस वो साइंटिफिक भी थे लेकिन स्पिरिचुअलिज्म भी उसमें थी। इसके साथ साथ वो अपने आप को अक्सर वो इस तरह प्रेजेंट करते थे कि वो बाकी लोगों से अलग लगे, यूनिक लगे, यानी अक्सर वो अपने आप को गॉड कहते थे और इसी तरह अपने आप को प्रेजेंट भी करते थे। लेकिन कुछ चीज़ें वो साइंटिफिकली और साइंस के थ्रू और जो साइंस का तरीक़ा है एक्सप्लेन करने का उसके थ्रू भी किया है। जिस तरह हर इंसान अपने फोल्ड में चंद बुनियादी क्वेश्चन साथ लाता है कि और वो बड़े और बुनियादी क्वेश्चंस यूनिवर्स के हवाले, कॉस्मोस के हवाले से है कि ये सब कुछ कहाँ से आया, मैं कहाँ से आया। तो ये तमाम जितनी भी हमने पिछले फ़िलासफ़र्स का जिक्र किया, डिस्कस किया, उन सब ने इन क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश की है। तो एम्पिडोक्लीस ने भी इसको आंसर करने की कोशिश की है और उसने बाकी जो फ़िलासफ़र्स थे उन्होंने मैटर का सबसे पहले कि ये मैटर किन चीज़ों से बनी है जो हमारे सामने है, उसके बाद ये कहाँ से आई, ये भी क्वेश्चन है। तो किसी ने उसमें से पानी को मैटर का बुनियादी एलिमेंट डिक्लेयर कर दिया कि इससे सारे, किसी ने अर्थ को, किसी ने दूसरी चीज़ को। एम्पिडोक्लीस ने उनको मिला के उसके साथ हवा का यानी एयर का इजाफा करके एयर, वाटर, फायर एंड अर्थ, इन चार चीज़ों को वो कहते हैं कि ये बेसिक या फंडामेंटल एलिमेंट्स हैं मैटर का। और ये जो एलिमेंट्स है, अब दूसरा क्वेश्चन को वो आंसर करने की कोशिश करते हैं कि ये बेसिक एलिमेंट्स कहाँ से आए जिससे फिर ये पूरा यूनिवर्स बना। तो वो कहते हैं कि ये जो बेसिक एलिमेंट्स है चार, ये इनडिस्ट्रक्टिबल और इटर्नल है, यानी इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता, ये अबद से है और हमेशा तक ये रहेगी। तो वो कहते हैं कि यूनिवर्स के ये चार अनासिर हैं लेकिन इसमें कोई चेंज भी नहीं आता। इसमें चेंज लाने के लिए दो और फोर्सेस हैं जो इसको इन्फ्लुएंस, मादे को इन्फ्लुएंस करके इसको मुख्तलिफ शेप्स में वो डिवाइड करते हैं या वो इमर्ज होते हैं हमारे सामने। हम जो कुछ भी देखते हैं, वट एवर वी सी अराउंड अस आर बेसिकली मेड ऑफ दीज फोर एलिमेंट्स। लेकिन ये चीज़ें जब इससे बनी है तो ये दो फोर्सेस, और उसमें एक है लव जिसको अट्रैक्शन भी उसकी
फ़लसफ़े में कहा जा सके, एक ऐसा फोर्स जो चीज़ों को मिलाती है, इंटीग्रेट करती है आपस में। और दूसरा एक फोर्स है जिसको वो स्ट्राइफ का नाम देते हैं। स्ट्राइफ या रिपल्शन जो चीज़ों को डिसइंटीग्रेट करती है या मैटर को एक दूसरे से अलग करती है। तो ये दो फोर्सेस वो कहते हैं कि वो जब असरअंदाज होते हैं इन चार एलिमेंट्स के ऊपर, तो फिर मादे से कुछ और चीज़ें बनती है। और आजकल जो कुछ भी हमारे सामने है, हमें नज़र आते हैं, वो इन चीज़ों से बनती है। लेकिन ये फिर मुख्तलिफ प्रोपोर्शंस में, किसी में फायर ज़्यादा है, किसी में एयर ज़्यादा है, और किसी में अर्थ यानी मिट्टी वो ज़्यादा है। वो कहते हैं कि पूरा जो कॉस्मोस है यानी यूनिवर्स है वो भी इन चीज़ों से बनी है। फिर उसकी एक थीरी है साइक्लिक थीरी ऑफ यूनिवर्स। वो कहते हैं कि ये जो यूनिवर्स था शुरू में, इसमें या जो मैटर था उस के ऊपर लव का यानी अट्रैक्शन, उसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा था। तो उसमें ये सारा मैटर एक ख़ास स्फीयर में मुर्तकिज़ हुआ था, उसमें कंसंट्रेट हुआ था एक ख़ास स्फीयर के अंदर, एक दायरे के अंदर। और लव जब रूल कर रहा था तो उसने स्ट्राइप या हेट को या रिपल्शन को बाहर निकाल दिया था उस स्फीयर के अंदर से। तो वो कहते हैं कि ये गोल्डन पीरियड था, इसको जिसमें पीस था, जिसमें मतलब कामनेस था। उसके बाद चूंकि ये कॉन्स्टेंटली, जिस तरह हेगल अपने फिलासफी को, डायलेक्टिकल आइडियलिज्म को एक्सप्लेन करते हैं, तो उसी तरह ये लव एंड स्ट्राइफ भी हमेशा कश्मकश में रहते हैं और एक दूसरे के साथ टकराव में रहते हैं। तो इस पीसफुल पीरियड को डिस्ट्रॉय करने के लिए स्ट्राइप ने उस स्फीयर को ब्रेक किया और उसके अंदर चला गया। तो उसके बाद फिर धमाका हुआ, जिसे हम कंपेयर कर सकते हैं बिग बैंग के साथ, इस तरह हो सकता है। तो उसके बाद तमाम मादा जो है जब वो अंदर हुआ तो वो एक दूसरे से दूर चला गया, और फिर दूर जाते हुए वो मुख्तलिफ अनासिर एक दूसरे से मिलते भी गए, वो एक दूसरे के साथ मिलती भी गई और दूर भी होते गए। तो ये वो पीरियड है जब वो कहते कि जिंदगी वजूद में आई। लव का रूल था, स्ट्राइप अंदर हुआ, और उसके बाद जो डिस्ट्रक्शन हुई तो इसके दौरान जिंदगी वजूद में आई, स्ट्राइप से जिंदगी वजूद में आई। लेकिन बाद में वो इस साइकिल को उल्टा भी बताते हैं। तो जिंदगी वजूद में आई, और अब वो कह रहे हैं कि हम, यानी अपने दौर में वो कह रहे हैं कि हम स्ट्राइप की डोमिनेंस का जो एरा है जिसमें तमाम अनासिर एक दूसरे से अलग होंगे, उसके कुछ एग्जाम्पल्स हमें सी और ओश इसकी शक्ल में नज़र आते हैं कि वो अलग हुआ है एक बहुत बड़ा मास पानी का जो बाकी अनासिर से उनसे। वो कहते हैं कि एक ऐसा पीरियड आएगा जिसमें स्ट्राइप रूल करेगा, तमाम चीज़ें एक दूसरे से अलग होगा, और फिर इस चीज़ को लव जो है वो इसके अंदर दाखिल हो जाएगा, और फिर से चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाएगी या एक कश्मकश स्टार्ट होगा। और ये एक साइकिल है, इससे बनेगा, यूनिवर्स बनते जाएंगे और डिस्ट्रॉय होते जाएंगे। अब जब लाइफ की उसने बात की तो लाइफ के हवाले से उसने एक थीरी दी है एवोल्यूशन की तरह, जिस तरह डार्विन की एवोल्यूशन की थीरी है। तो एग्जैक्टली वो नहीं है, लेकिन उसके साथ मुशाबहत रखता है कुछ चीज़ों में। वो कहते हैं कि शुरू में जब ज़िंदगी बन रही थी लव और स्ट्राइप की टकराव की वजह से, तो जब मुख्तलिफ लिविंग थिंग्स, एनिमल्स या ह्यूमन्स जब बन रहे थे, तो ये इस शेप में नहीं जो हमें आजकल नज़र आ रहे, बल्कि किसी का इंसान का सर घोड़े के ऊपर, किसी घोड़े का सर इंसान के ऊपर, कोई इंसान इस तरह के उनके पाँव शोल्डर के साथ लगे हुए, किसी के हाथ पाँव की जगह लगे हुए। तो वो परफेक्ट इंसान नहीं था। और ये जो परफेक्ट इंसान बाद में वजूद में आया, तो ये एक ब्लाइंड चांस के थ्रू, बिल्कुल एक्सीडेंटली, एक
परफेक्ट जो आजकल मौजूद शक्ल में है ये इंसान वजूद में है, बन गया अचानक, यानी उसके हाथ पाँव ठीक ठीक अपनी जगह पे लगे थे। तो फिर वो कहते हैं कि ये जो शेप है इसने सरवाइव किया, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट या जो नेचुरल सिलेक्शन है डार्विन की, और बाकी जो मुख्तलिफ अशकाल थे या जो मुख्तलिफ शेप्स थे इंसानों के या एनिमल्स के वो ख़त्म हो गए। तो ये डार्विन, अगर जी डार्विन से इख्तिलाफ उसकी ये है कि ये जो चीज़ें हैं एक तो लब एंड स्ट्राइप की वजह से, और दूसरा ये कि इनका जो अल्टीमेट जो एंड है ये कहाँ पे जाएगा, तो वहाँ पे ये उससे मुख्तलिफ है। इसके अलावा जो एम्पिडोक्लिस थे उसने एक और थियरी दी थी और एक मुअम्मा या फिनामिना उसको एक्सप्लेन किया था, लाइट इन विजन, यानी इंसान किस तरह देखता है, उसको चीज़ें किस तरह नज़र आती है। तो ये उस वक्त एक बहुत बड़ा सवाल था और इसकी कोई इंटरप्रिटेशन या एक्सप्लेनेशन उस वक्त के फिलासफर्स नहीं कर पा रहे थे। तो एम्पिडोक्लिस ने इसको इस तरह एक्सप्लेन किया कि चूँकि इंसान के अंदर भी, इंसान खुद भी वो बेसिक 4 एलिमेंट से बना है, यानी एयर, वाटर, अर्थ एंड फायर, तो उसके अंदर भी वो अनासिर मौजूद है। और जब इंसान की आंखों से रेज निकल के, शुआएं निकल के किसी भी चीज़ पे लगती है तो वो भी तो उन अनासिर से बना है। तो ये आपस में मिल के इसके थ्रू इंसान के जहन में वो विजन जो है या वो पिक्चर वो इल्यूमिनेट होता है या वो क्रिएट होता है। और इस ये जो थ्योरी थी विजन के हवाले से या नज़र के हवाले से, तो ये बहुत ज़्यादा फेमस रही और तकरीबन 2000 साल तक मैंने जिस तरह कहा इसको सच माना गया और इस पे आगे भी रिसर्च होता रहा। इसके अलावा एम्पिडोक्लिस के ऊपर बाकी जिस तरह शुरू में कहा मैंने, बाकी जो फिलासफर्स थे उनका इन्फ्लुएंस था, पाइथागोरस उसका इन्फ्लुएंस था। तो उसकी सोच मज़हब के हवाले से या उसके हवाले से वो कहते हैं कि वो यकीन रखते थे ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल्स पे, री इनकारनेशन ऑफ सोल्स, कि ये जो लाइफ एंड डेथ है ये सिर्फ हमारा परसेप्शन है, अदरवाइज यानी कोई डेथ नहीं है, बल्कि इंसान जब मर जाता है तो उसकी रूह किसी दूसरी चीज़ में दाखिल होती है, वो एनिमल भी हो सकता है। जी तो ये उसका भी एग्जैक्टली वही अकीदा था। इस हवाले से उसने इस चीज़ को इस तरह एक्सप्लेन किया कि ह्यूमंस जो थे वो एक टाइम में गॉड्स थे बेसिकली, ह्यूमंस खुद, लेकिन उन्होंने एक वक्त में स्ट्राइप की इन्फ्लुएंस की वजह से गोश्त खाया, चूँकि एम्पिडोक्लिस खुद भी वेजिटेरियन थे और इस चीज़ के गोश्त खाने के सख्त खिलाफ थे। तो जब इसने गोश्त खाया इस गॉड ने, तो इसको एज अ पनिशमेंट भेज दिया गया ज़मीन पे। और अब ये उसका ये जो प्रोसेस है ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल्स का, तो ये तब तक होता रहेगा जब इसकी सोल जो है वो इन इम्प्योरिटीज से पाक ना हो जाए। तो ये चंद उसकी फ़लसफ़े की जो बुनियादी बातें हैं। बाकी अगर मुझसे कुछ रह गया है तो उसमें जवाब साहब या कोई भी ऐड कर सकता है और आप क्वेश्चंस भी कर सकते हैं।